Hello students, today we are going to learn about resource allocation. Now let's see what is what do you what is meant by resource allocation. Meaning of resource allocation. Resource allocation is the distribution of resources, usually financial, among completing groups of people or programs. Resource allocation is a central management activity or high management activities that allows for strategy execution. The real value of any resource allocation program lies in the resulting accomplishment of organizational objectives. The relationship between resource and strategy is two-way. Strategy affects resources and resources affect strategy. इन हिंदी सिर्फ व्यूह रचनाओं को बनाने से या योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर लेने से ही लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें पाने के लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। परियोजना क्रियान्वयन लक्ष्य का आधार निर्धारित करता है, जबकि प्रक्रियात्मक क्रियान्वयन कार्य को आगे गति देने का संकेत देता है। परंतु व्यूह रचना क्रियान्वयन तब तक नहीं हो पाता जब तक कि संसाधनों की व्यवस्था करके उसे उपयुक्त कार्यों में न लगा दिया जाए। एक संगठन में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति होती है, जैसे वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन आदि। इनमें से वित्तीय संसाधन प्राथमिकता पर होता है, क्योंकि ये ही अन्य संसाधनों को व्यवस्थित करता है या जुटाने में उपयोगी है। वित्त के जो प्रकार होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वित्त मेनली दो प्रकार का होता है। दीर्घकालीन वित्त, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन वित्त। दीर्घकालीन वित्त से पूंजी संपत्तियों का निर्माण किया जाता है और अल्पकालीन वित्त कार्यशील पूंजी का निर्माण करता है। वित्त प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो भी मुख्यतः दो होते हैं। आंतरिक स्रोत, ये आंतरिक स्रोत में वित्त की व्यवस्था होती है, प्रतिधारित आय से, संचय, हाश आदि से होती है। बाह्य स्रोत में पूंजी बाजार से ऋण, समतांशों पर ऋण, बैंक से ऋण आदि आते हैं। तो अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ रिसोर्स ऑफ एलोकेशन, मतलब संसाधन आवंटन के साधन क्या क्या हैं। मेनली चार साधन हैं। स्ट्रेटेजिक बजटिंग, व्यूहरचनात्मक बजटन, पूंजी बजटन यानी कि कैपिटल बजटिंग, शून्य आधारित बजटन, जीरो बेस बजटिंग, और चौथा है उत्पाद जीवन चक्र आधारित बजटन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजटिंग और PLC बजटिंग। ये मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ये मुख्य चार हैं। रिसोर्स एलोकेशन begins at strategic planning when a company formulate its vision and goal for future. The vision and goal are accomplished through achievement of object. व्यूहरचनात्मक बजटन फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक बजटिंग। यह जो बजटिंग है यह सबसे आधुनिक तरीका है जिसके द्वारा संगठन अपने व्यवसायों एवं अन्य इकाइयों में संसाधनों का बंटवारा करता है। इसके अंतर्गत जिस भी संसाधन की आवश्यकता होती है उसको निर्धारित किया जाता है और उसके निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस एवं परिणाम संगठन चाहता है।
इसके साथ साथ इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किन किन कार्यों को करने की आवश्यकता होगी यह भी निर्धारित किया जाता है। कार्यों को निष्पादित करने में आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करके ही उसका आवंटन किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, जिससे कि व्यूह रचना को क्रियान्वित करने में सफलता मिल सके या ये व्यूह रचना को क्रियान्वित करने में सहायक होता है। दूसरा है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन। नई परियोजनाओं एवं उत्पादों में संसाधनों का आवंटन पूंजी बजटिंग के आधार पर किया जाता है, पर व्यूह रचना प्रबंध में पूंजी बजटन उतना आवश्यक नहीं है। वर्तमान परियोजना जिनमें आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना की आवश्यकता होती है, संसाधनों के आवंटन के लिए पूंजी बजटिंग का ही उपयोग किया जाता है। पूंजी बजटन मानवीय संसाधनों के वितरण पर भी विचार नहीं करती और व्यूह रचनात्मक क्रियान्वयन में भी यह मददगार नहीं होती है। शून्य आधारित बजटन, जीरो बेस्ड बजटिंग। इस बजटिंग के अंतर्गत संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान वर्ष के आवश्यकता के आधार पर की जा सकती है। यदि पिछले वर्ष की आवश्यकता को शून्य मानकर वर्तमान वर्ष की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है, यह प्रबंध के तंत्र में नई शक्ति प्रदान करने के लिए बनाई जाती है और इस बजटिंग में आवंटन करने से पहले यह बताना बहुत जरूरी है कि इतने संसाधनों की आवश्यकता क्यों है। संसाधनों के आवंटन की मांग करने वाला जो भी विभाग होता है वो ये नहीं कह सकता कि पिछले वर्ष इतने संसाधनों की आवश्यकता पड़ी थी इसीलिए इस वर्ष भी हमको चाहिए, बल्कि उसको ये स्पष्ट करना होता है कि इस वर्ष संसाधनों की आवश्यकता कितनी होगी और क्यों होगी, तथा यदि आवंटन नहीं किया गया तो आवंटन के न होने के कारण क्या हानि हो सकती है। अतः इस पद्धति के अनुसार बजट बनाते समय सभी कार्यों के लिए नए सिरे से संसाधन की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। चौथा जो मीन्स है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजटिंग और पीएलसी बजटिंग, पीएलसी बेस्ड बजटिंग। इस पद्धति के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जो उत्पाद परिचय एवं वृद्धि स्तर पर होता है उसे ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, वही उसकी परिपक्वता का स्तर एवं पतन पर पहुंच चुके मतलब कि ऐसे उत्पाद जिनका अब प्रयोग नहीं होता है या लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते हैं, पतन पर पहुंच चुके उत्पादों को कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि संसाधन आवंटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसोर्स एलोकेशन। First one is objective of organization, second preference of dominant strategies, third is internal politics and fourth is external influence. In हिंदी पहला है संगठन के लक्ष्य, दूसरा मुख्य व्यूहकारों की प्राथमिकता या उनकी पसंद, थर्ड है आंतरिक राजनीति और फोर्थ है बाहरी कारक। संगठन के लक्ष्य, जो संगठन हर संगठन के किसी भी संगठन के कई लक्ष्य हो सकते हैं, जिनमें से कुछ दीर्घकालीन होते हैं, कुछ अल्पकालीन होते हैं, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ अनर्हित होते हैं। संगठन के कर्मचारी व्यूह रचनाकारों द्वारा दिए गए कार्य को
बहुत ही महत्वपूर्ण इस आधार पर मानते हैं कि उस कार्य को करने के लिए उन्हें संसाधन आवंटित किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी टीचर को ये कहा जाए कि आप ऑनलाइन लेक्चर प्रिपेयर कीजिए, पर उसके पास ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, ना तो उसके पास कोई नेट की सुविधा है, तो क्या वो ऑनलाइन लेक्चर प्रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अतः संगठन के कर्मचारियों को व्यूह रचना द्वारा कारों द्वारा जो भी व्यूह रचनाएं बनाई जाती हैं और उनके आधार पर जो कार्य दिए जाते हैं, उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए संसाधनों को भी आवंटित किया जाता है। किसी अल्पकालीन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मात्रा में संसाधन आवंटित किए जाते हैं तो कर्मचारी उससे ही महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। मतलब कि ये एक मानसिक स्थिति है कि जितने संसाधन मिलेंगे उसी के हिसाब से कर्मचारी उनका इम्पोर्टेंस तय करते हैं। व्यूह रचना के क्रियान्वयन में मानव संसाधन का बहुत योगदान होता है। इसके बावजूद मानव संसाधनों का आवंटन बहुत कम किया जाता है। यह एक विडंबना ही है। कर्मचारी समझते हैं कि कंपनी की दृष्टि में मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, इसीलिए संगठन के उद्देश्य भी संसाधन आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ डोमिनेंट स्ट्रैटेजिस्ट। मुख्य व्यूह रचनाकारों की प्राथमिकता। मुख्य व्यूह रचनाकार कौन होते हैं? ये CEO हो सकते हैं या जनरल मैनेजर हो सकते हैं। संसाधन आवंटन की प्रक्रिया को ये प्रभावित करते हैं। उनका झुकाव यदि किसी विभाग या व्यवसाय की किसी प्रक्रिया के प्रति ज़्यादा होता है तो संसाधनों का आवंटन पहले वे इसी तरफ करते हैं। इसीलिए विभागों या व्यवसाय के प्रमुख अपनी मांग की तरफ मुख्य व्यूह रचनाकारों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुख्य व्यूह रचनाकारों की पसंद संसाधन आवंटन की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तीसरा, आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स। संगठन के अंदर की राजनीति संसाधन आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जिसके पास जितनी शक्ति होती है वह व्यक्ति या विभाग संसाधनों का आवंटन ज़्यादा मात्रा में कर लेता है। इसी तरह से यहाँ हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि हर संगठन में यह देखने को मिलता है कि जो भी वहाँ के, अगर मान लीजिए 4 प्रबंधक हैं वहाँ, तो उसमें से 1 या 2 जो प्रबंधक हैं वो उच्च प्रबंध के ज़्यादा करीबी होते हैं और वो प्रबंधक जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसी को हम राजनीति का नाम दे सकते हैं। संगठन के अंदर राजनीति हमेशा प्रबल रहती है। यह समझा जाता है कि अधिक शक्ति या सत्ता वाला विभाग ही अधिकाधिक मात्रा में संसाधनों का आवंटन करने में सफल होता है, उनको अधिक सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे विभाग के प्रबंधकों को अधिक प्रभावशाली माना जाता है और यह परसेप्शन संसाधन आवंटन को विवेकशील राजनीतिक प्रक्रिया बना देता है और यहाँ पर ये जो आवंटन की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, उसको हम टाल नहीं पाते। चौथा और लास्ट जो कारक है वह है बाहरी कारक, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहरी कारक होते हैं। बाहरी कारक क्या हैं? जो संगठन के आवंटन को प्रभावित करते हैं, जैसे सरकारी नीतियां हैं या शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी कुछ मांग है, वित्तीय संसाधन इत्यादि। यदि कंपनी पर सरकार यह प्रावधान लागू कर दे कि उसे मानव संसाधनों पर अधिक व्यय करना है तो कंपनी ऐसा करने के लिए मजबूर होगी। और इसी प्रकार यदि कंपनी के अंशधारी जो हैं कंपनी की वृद्धि के लिए और अधिक विनियोग करने की मांग करने लगते हैं ताकि उन्हें उनके अधिक अंशों और उसके ऊपर उनको लाभांश के रूप में अधिक आय प्राप्त हो, तो कंपनी संसाधनों का आवंटन विनियोग करने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि वित्तीय संसाधन जो संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं
कंपनी पर यह दबाव डालते हैं कि कंपनी तकनीकी के विकास के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करे, तो कंपनी के संसाधन आवंटन की प्रक्रिया जरूर प्रभावित होती है। इस प्रकार ये चारों फैक्टर जो हैं वो आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कंपनी में कार्यों, लक्ष्यों इत्यादि की प्राथमिकता को निर्धारित और प्रभावित करते हैं और यह बताते हैं कि कंपनी में कार्यों, लक्ष्यों इत्यादि की प्राथमिकता को निर्धारित करना आवश्यक होता है, जिससे संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक सरल हो सकती है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो संसाधनों का आवंटन गलत दिशा में हो जाएगा और जो व्यूह रचनाएं बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा और व्यूह रचनात्मक क्रियान्वयन उन संगठनात्मक संरचनाओं से भी प्रभावित होता है जिस संगठन संरचना के द्वारा व्यूह रचना को क्रियान्वित किया जाता है। व्यूह रचना क्रियान्वयन की सफलता सही संगठन संरचना पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर मैंने जो रिसोर्स एलोकेशन है उसे एक ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए कोई व्यू रचना बनाई गई है, तो उस व्यू रचना के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसके हिसाब से वित्त को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, फिर HR ह्यूमन रिसोर्स, देन सेल्स, मार्केटिंग एंड इन्वेंट्री यानी उसका स्टॉक जो है उसके बारे में बताया जाता है या उसके लिए अलॉट किया रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है और सबसे प्राथमिकता वित्त को है, इसलिए वित्त सबसे बड़ा है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, देन एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज आर नीडेड to accomplish it. For example, when a company allocate money for market research to determine unmet consumer needs and want for a computer table, mainly for product design, development, funds for production and money for promotional activities like advertising is necessary. Each department may take its budgeted fund and allocation and those resources for more specific purposes like hiring employees, buying raw material and components, commissioning, marketing studies, etc. Resources have to be moved to where they needed in order to accomplish the company's objective, that will bring it closer to its strategic goal. धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। Students, stay home and be safe.